बात करते हैं अब हम गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड की। ठीक है ना, इससे पहले हमने बात किया फोस्फोग्लिसरोलिपिड। ठीक है ना, तो बोल सकते हो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ठीक है, फोस्फोग्लिसराइड बोल सकते हो, सेम ही है तीनों। आओ हम बात करें अभी गैलेक्टोलिपिड एंड सल्फोलिपिड के बारे में। गैलेक्टोलिपिड आर दी, पहले हम ये चीज देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है कि फोस्फेट इज ए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑन सोइल। सोइल में फोस्फेट बहुत कम मात्रा में, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है ना, देयरफॉर प्रोबेबली ड्यूरिंग इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के समय पे प्लांट प्रेफर टू मेक फोस्फेट फ्री लिपिड। ठीक है ना, प्लांट क्या प्रेफर करते थे, क्या कौन सी लिपिड को बनाना, फोस्फेट फ्री लिपिड, ऐसे लिपिड जो जिसको बनाने के लिए फोस्फेट की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एंड कंजर्विंग इट फॉर मोर इम्पोर्टेंट रोल, फॉस्फेट को यूज करना फॉर अदर यूजेस। ठीक है ना, सोयल में जो फॉस्फेट थे वो लिमिटेड अमाउंट में थे। ठीक है, तो जो प्लांट्स थे उन्होंने अ, उन फॉस्फेट को यूज किया किसी और काम के लिए। ठीक है ना, और प्रिफर किया फॉस्फेट फ्री लिपिड को बनाने के लिए, बनाने में। ठीक है, फॉस्फेट फ्री लिपिड को बनाने में ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा उन्होंने क्या किया, फॉस्फेट फ्री लिपिड बनाया। बाकी जो वो फॉस्फेट को कंजर्व कर रहे थे, लिपिड में क्या स्ट्रक्चर ना रख के फॉस्फेट को जो कंजर्व किया उसको किसी और इम्पोर्टेंट रोल के लिए वो यूज़ करना चाह रहे थे। बस ऐसा नहीं है कि फॉस्फेट बस हमारी लिपिड का कंपोनेंट होता है। ठीक है ना, फॉस्फेट बहुत सारे रोल्स के लिए ज़रूरी है। बायोलॉजिकल सिस्टम में फॉस्फेट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रोल्स ये प्ले करता है। ठीक है ना, गैलेक्टोलिपिड्स आर दी मेम्ब्रेन लिपिड, ये भी मेम्ब्रेन पे पाई जाती है। मेनली आपको ये प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। दे हैव वन और टू गैलेक्टोस रेसिड्यू, एक या एक से ज्यादा गैलेक्टोस रेसिड्यू देखने को मिलते हैं हमें कहाँ पे, कार्बन नंबर थर्ड पे, डाइएसिल ग्लिसरॉल। ये देखो ये पूरा मॉलिक्यूल हम बोल रहे हैं इसको डाइएसिल ग्लिसरॉल, है ना, डाइएसिल ग्लिसरॉल। कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू पे देखो क्या है, फैटी एसिड चेन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर थ्री, इससे जुड़ा हुआ है हमारे पास एक गैलेक्टोस रेसिड्यू। तीन कार्बन, ये हो गया आपका ग्लिसरॉल। है ना, तीन कार्बन और OH लगा हुआ ग्लिसरॉल। ठीक है, कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू पे फैटी एसिड, आप देख भी पा रहे हो कि जो फैटी एसिड लगे हुए हैं वो अनसेचुरेटेड है। ठीक है ना, तो कार्बन नंबर थ्री पे आपको देखने को मिला गैलेक्टोज। तो कार्बन नंबर थ्री पे हमें क्या देखने को मिलता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है। गैलेक्टोज इज कनेक्टेड टू कार्बन नंबर थ्री थ्रू थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। They are present in thylakoid membrane of chloroplast and make up, रुक जाओ पहले, ये थैलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। थैलेकोइड समझते हो ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकोइड। ठीक है, तो थैलेकोइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड दे मेक अप 70 to 80% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन लिपिड इन वेस्क्यूलर प्लांट। जो वेस्क्यूलर प्लांट है, जो वेस्क्यूलर प्लांट है उनमें 70 to 80% जो लिपिड होता है वो होता है हमारे पास गैलेक्टोलिपिड। ठीक है ना, thus galactolipids are probably the most abundant membrane lipid in biosphere। ठीक है ना, जो बायोस्फीयर है उसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट, सबसे ज्यादा अबंडेंट जो मेम्ब्रेन लिपिड है, सबसे ज्यादा अबंडेंट मेम्ब्रेन लिपिड इज गैलेक्टोलिपिड। प्रोबेबली बोला जा रहा है, वैसे कोई ऐसा नहीं कि हमने पूरा बायोस्फीयर को हमने एक्सप्लोर कर रखा है, हमने 100% बायोस्फीयर को एक्सप्लोर नहीं किया है। तो हमने जितना भी एक्सप्लोर किया है उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि हाँ जो बायोस्फीयर में है, तो प्रोबेबली हम बोल रहे हैं हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं कि हाँ जो गैलेक्टोलिपिड है, जो गैलेक्टोलिपिड है वो मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है ना, अब देख लो ये जो गैलेक्टोस मॉलिक्यूल एक हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वन और टू गैलेक्टोस मॉलिक्यूल जुड़े हो सकते हैं कार्बन नंबर थ्री से। सल्फोलिपिड कंटेन्स ए सल्फोनेटेड ग्लूकोज रेसिड्यू। ठीक है ना, सल्फोनेटेड ग्लूकोज रेसिड्यू अटैच टू डाइएसियल ग्लिसरॉल बाय ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है उससे दो फैटी एसिड जोड़ दो,
जोड़ दो, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है जो तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है गैलेक्टोस, ठीक है। तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है गैलेक्टोस एंड देन सल्फेट ग्रुप। तो ये सल्फोनेटेड गैलेक्टोस जुड़ा हुआ है कार्बन नंबर थर्ड से। तो सल्फोनेटेड गैलेक्टोस और सल्फोनेटेड ग्लूकोज दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे सल्फोनेटेड ग्लूकोज बोल रखा है, सल्फोनेटेड गैलेक्टोस भी हो सकता है। तो सल्फोलिपिड में हमें क्या देखने को मिलता है कि सल्फोनेटेड ग्लूकोज है तो सल्फोनेटेड गैलेक्टोज रेसिड्यू जो होते हैं वो कार्बन नंबर थर्ड से जुड़े होते हैं। किससे कार्बन नंबर थर्ड से? डाइएसिल ग्लिसरॉल के, ठीक है ना। आप ग्लिसरॉल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा बाकी जो फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे कौन है। दिस सल्फोनेट ग्रुप कैरीज नेगेटिव चार्ज। आप देख भी पा रहे हो जो सल्फेट ग्रुप है इधर, ये नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है, ठीक है। बस यही तक बात है, ज्यादा हमें बातें करनी नहीं है। तो अब हम बात करते हैं स्फिंगोलिपिड के बारे में। ओके, तो देखो, स्फिंगोलिपिड आर आल्सो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। कुछ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऐसी हैं जिनके लिए स्फिंगोलिपिड बहुत जरूरी चीज है, ठीक है ना, बहुत जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें, उन मेम्ब्रेन्स के लिए। लाइक ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, दे ऑल्सो हैव ए पोलर हेड। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में देखा था पोलर हेड नॉन पोलर टेल होती है, तो इधर भी होता है। हाउएवर दे डिफर फ्रॉम ग्लिसरोफोस्फोलिपिड एंड गैलेक्टोफोस्फोलिपिड। तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड गैलेक्टोफोस्फोलिपिड दोनों जो है आपको देखने को मिलेगा क्या? ग्लिसरॉल, यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, एज दे डू नॉट हैव ग्लिसरॉल। स्फिंगोलिपिड के पास ग्लिसरॉल नहीं होता है, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल नहीं होता तो क्या होता है? यहाँ पे होता है स्फिंगोसीन। यहाँ पे क्या होता है? स्फिंगोसीन, ठीक है। तो इंस्टेड दे हैव, दे कंटेन ए लॉन्ग चेन अमीनो एल्कोहल, ठीक है ना। एक लॉन्ग चेन अमीनो एल्कोहल होता है। अगर मैं दिखाना चाहूँ स्फिंगोसीन, तो देखो, ये देखो, एक लंबी सी चेन दिख रही है क्या? पहले बताओ, एक लंबी सी चेन दिख रही है, ये अमीनो ग्रुप दिख रहा है क्या? ये अल्कोहल ग्रुप दिख रहा है क्या? लॉन्ग चेन अमीनो एल्कोहल बोल सकते हैं क्या? जी हाँ, इसी को बोलते हैं स्फिंगोसीन, ठीक है। तो जो काम वो ग्लिसरॉल कर रहा था वो काम यहाँ ये करेगा। ग्लिसरॉल से आगे चीजें जोड़ रही थी, तो यहाँ पे हम इससे जोड़ेंगे, ठीक है। स्फिंगोसीन इज ए पार्ट ऑफ सीरेमाइड, ठीक है ना। स्फिंगोसीन इज ए पार्ट ऑफ सीरेमाइड। और जो सीरेमाइड है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो सीरेमाइड है वो पेरेंट है बाकी स्फिंगोलिपिड्स का, ठीक है ना। जो सीरेमाइड है वो पेरेंट है स्फिंगोलिपिड का। देखो, ये बी वाला देखो, ये आपको सीरेमाइड दिख रहा है। एक बात बताओ, स्फिंगोसीन में हमने क्या किया? जो सीरेमाइड बन गया स्फिंगोसीन में, मैंने यहाँ पे अमीनो ग्रुप में एक फैटी एसिड जोड़ दिया, अमीनो ग्रुप में एक फैटी एसिड जोड़ दिया, बस हो गया काम, सीरेमाइड बन गया। अब अगर हमें ये स्फिंगोमाइलिन बाकी जितने भी स्फिंगोलिपिड बनाने हैं तो हमें क्या करना है? हमें सीरेमाइड लेना है, उनका ये जो ऊपर ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला जो OH दिख रहा है ना, OH का H हटाओ, OH का H हटाओ, बाकी ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लाके जोड़ दो। और कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल और कुछ चेंज नहीं करना है हमें, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लाके हमने बस जोड़ दिया है। तो इसलिए तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये पेरेंट है बाकी स्फिंगोलिपिड्स का। सीरेमाइड इज द पेरेंट ऑफ स्फिंगोलिपिड्स, क्योंकि इसी से तो डिराइव हो रहा है ना। और जो सीरेमाइड है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है स्फिंगोलिपिड। सीरेमाइड में हमें स्फिंगोलिपिड देखने को मिल रहा है, सॉरी उल्टा बोल गया, सीरेमाइड में हमें स्फिंगोसिन देखने को मिल रहा है। माय मिस्टेक, स्फिंगोलिपिड बोल दिया मैंने, स्फिंगोसिन। तो सीरेमाइड का कॉन्स्टिट्यूएंट है स्फिंगोसिन। सीरेमाइड इज मेड अप ऑफ स्फिंगोसिन एंड ए फैटी एसिड रेसिड्यू, है ना। जब स्फिंगो सॉरी, जब स्फिंगोसिन से एक फैटी एसिड आके जुड़ता है तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है सीरेमाइड। सीरेमाइड से आप क्या कर सकते हो? उसको सीरेमाइड में आप हाइड्रोजन ग्रुप को रिमूव करके इसको डिफरेंट डिफरेंट स्फिंगोलिपिड आप बना सकते हो। तो ये पेरेंट कहलाता है बाकी स्फिंगोलिपिड का।
वी मेंशन अबाउट सिनेमाइड्स इन लास्ट यूनिट, हमने देख लास्ट यूनिट में ये बात कर रखी है सिनेमाइड की, ठीक है। Different derivatives of ceramide are formed by reaction of hydroxyl group present at carbon number 1। कार्बन नंबर वन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उससे रिएक्शन करवाओ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्फिंगोलिपिड देखने को मिल जाएंगे। तो हम बेसिकली इसको थ्री सब क्लासेस में बांट देते हैं। इन स्फिंगोलिपिड्स को थ्री सब क्लासेस में बांटा जाता है। पहला हो गया हमारा स्फिंगोमाइलिन्स, ठीक है ना। दूसरा हो गया ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। तीसरा हो गया गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है ना। स्फिंगोमाइलिन्स, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, गैंग्लियोसाइड्स, तीन सब क्लासेस में हमने बांट दिया स्फिंगोलिपिड को, ठीक है। टेबल 10.2 शोज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोलिपिड। हमने नहीं जानना, हम आपको बस ये याद रखना है, ये जो मैंने दिखाया इससे बेटर अब तक मैंने देख रखा है नहीं है कहीं, ठीक है ना। इससे बेटर अब तक मैंने तो कहीं नहीं देखा। इन्होंने जो दे रखा है वो बकवास लगा मुझे, तो आप वो याद रखो। बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन्स की, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन्स कंटेन्स ए, अगर हमारे यहाँ पे देखें स्फिंगोमाइलिन, ठीक है। स्फिंगोमाइलिन कंटेन्स ए फोस्फोकोलिन और फोस्फोइथेनोलेमीन ग्रुप। कार्बन नंबर वन पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, फोस्फोकोलिन। फोस्फोकोलिन कहाँ गया, स्फिंगोमाइलिन इधर कहीं है, स्फिंगोमाइलिन, तो ये रहा फोस्फोकोलिन। फोस्फोकोलिन ग्रुप है ये, यही ग्रुप आपको इधर देखने को मिलेगा। ये रहा फॉस्फेट ऑक्सीजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन, दो कार्बन और NH2, फॉस्फेट ऑक्सीजन दो कार्बन NH2, फॉस्फेट ऑक्सीजन दो कार्बन NH2, दो NH, दो हाइड्रोजन को सॉरी, यहाँ से हाइड्रोजन को हटा के CH3 जोड़ दिया गया है, ठीक है ना। तीन CH3 जोड़ दिया गया और यहाँ पे प्लस चार्ज दे दिया गया है। सेम ही चीज है दोनों, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो हाँ, तो बस याद रखना है कि कार्बन नंबर वन पे हमें क्या देखने को मिलता है, स्फिंगोमाइलिन में, एक सेकेंड, स्फिंगोमाइलिन में कार्बन नंबर वन पे हमें फोस्फोकोलिन ग्रुप देखने को मिलता है। कार्बन नंबर वन पे स्फिंगोमाइलिन के कार्बन नंबर वन पे हमें क्या देखने को मिलता है, फोस्फोकोलिन। दे आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू। जो स्फिंगोमाइलिन है नर्वस टिश्यू के लिए का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, नर्वस टिश्यू का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन हायर एनिमल्स में एंड आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स। आपने माइलिन शीथ के बारे में सुना होगा, तो माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन्स में ये पाया जाता है। दे आर क्लिनिकली important molecule as their deposition in brain lead to Niemann-Pick disease। अगर ये डिपोजिट हो जाता है ब्रेन में तो ये डिजीज होती है कुछ, ठीक है ना। आपको एज इट इज डिजीज के नाम याद रख लेना है। विच रिजल्ट इन ब्रेन डैमेज एंड अर्ली डेथ। ब्रेन डैमेज हो जाएगा और अर्ली डेथ हो जाएगा इस डिजीज की वजह से। नीमैन पिक डिजीज, ठीक है, क्यों होता है, डिपोजिशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, ब्रेन में। तो बात करते हैं स्फिंगोमाइलिन हमने देखा, हम बात करते हैं अब ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड की, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ वन, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड इस डायग्राम में था क्या, नहीं देखा मैंने, नहीं है। Glycosphingolipid, they consist of one or more sugar residue attached by glycosidic linkage at carbon number one। ऑब्वियस सी बात है, वही कार्बन नंबर वन पे, कार्बन नंबर वन पे हम क्या ऐड करने वाले हैं इस बार, हम ऐड करने वाले हैं एक या एक से ज्यादा शुगर ग्रुप, एक या एक से ज्यादा शुगर रेसिड्यू को ऐड करने वाले हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, सेरिब्रोसाइड्स एंड ग्लोबोसाइड्स, ठीक है, दो टाइप्स में बांट दिया गया इसको भी। सेरिब्रोसाइड्स चेन ए सिंगल ग्लूकोज और गैलेक्टोज रेसिड्यू अटैच टू सिरेमाइड, ठीक है। सेरिब्रोसाइड्स में क्या होता है कि एक सिंगल ग्लूकोज या तो गैलेक्टोज को ऐड किया जाता है कार्बन नंबर वन पे, ठीक है ना। कार्बन नंबर वन किसका, कार्बन नंबर वन किसका ऑब्वियस सी बात है हमारे सिरेमाइड का, सिरेमाइड का कार्बन नंबर वन पे जो OH ग्रुप है उधर। हाँ,
गैलेक्टोसाइल सेरिब्रोसाइट्स आर जनरली फाउंड इन न्यूरल मेम्ब्रेन। तो गैलेक्टोसाइल सेरिब्रोसाइट्स क्या मतलब समझ रहे हो कि गैलेक्टोस जुड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये देखने को मिलता है न्यूरल मेम्ब्रेन्स में, देखने को मिलता है न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन्स में देखने को मिलता है। वाइल ग्लूकोसाइल मीन्स ग्लूकोज ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन नंबर 1 से, ठीक है ना, सेरेमाइड के कार्बन नंबर 1 से ग्लूकोज जुड़ा होगा इस बार। तो ग्लूकोसाइल सेरिब्रोसाइट्स सेरिब्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ नॉन न्यूरल टिश्यू। नॉन न्यूरल टिश्यू, तो न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है गैलेक्टोस वाला, नॉन न्यूरल टिश्यू में पाया जाता है ग्लूकोज वाला, ठीक है। ग्लोबोसाइट्स चेन ग्लोबोसाइट्स कंटेन्स टू और मोर शुगर रेसिड्यू, ठीक है ना, हमने पहले भी बात किया था कि इस केस में एक शुगर या एक से ज़्यादा शुगर भी जुड़ सकते हैं। जब एक सिंगल शुगर जुड़ता है तो हम उसको बोलते हैं उस ग्रुप को बोलते हैं सेरिब्रोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स में हमने देखा कि ग्लूकोज जुड़ सकता है, गैलेक्टोज जुड़ सकता है। ग्लूकोज जुड़ेगा तो वो पाया जाएगा इसमें ग्लूकोज जुड़ेगा तो वो पाया जाएगा नॉन न्यूरल टिश्यू में, गैलेक्टोज जुड़ेगा तो वो पाया जाएगा न्यूरल टिश्यू में, ठीक है ना। और कहाँ से जुड़ेगा, सीरेमाइड कार्बन नंबर 1 से, ठीक है ना, इतना लेके चलना दिमाग में। ग्लोबोसाइट्स कंटेन टू और मोर शुगर रेसिड्यू, दो या दो से ज्यादा शुगर रेसिड्यू जुड़ते हैं, विच यूजुअली इंक्लूड डी ग्लूकोस, डी गैलेक्टोस, एन एसिटाइल, डी गैलेक्टोसामाइन, ठीक है ना, ये सारे होते हैं, ठीक है। सेरिब्रोसाइट्स cerebrosides and globocytes are sometimes known as natural glycolipid as they are uncharged at pH नंबर 7। pH 7 पे ये कैसे रहते हैं, अनचार्ज, है ना। जो हमारे पास सेरिब्रोसाइट्स हैं, जो हमारे पास ग्लोबोसाइट्स हैं, सेरिब्रोसाइट्स, ग्लोबोसाइट्स, ठीक है ना, तो ये पीएच 7 पे ये कैसे रहते हैं, न्यूट्रल, अनचार्ज, ठीक है ना, अनचार्ज रहते हैं ये। छोटी सी प्रॉपर्टी। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, हाँ, अभी तो वही पढ़ते हैं। ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आर लार्जली फाउंड एट द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो सरफेस है, आउटर सरफेस पाया जाता है। वेयर दे एक्ट एज ए रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, ठीक है ना, रिकॉग्निशन साइट। कार्बोहाइड्रेट ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट ऑफ सर्टेन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड डिफाइन ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट ऑफ सर्टेन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड में तो हमने बात किया ना अभी, शुगर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, ठीक है ना, हमने बात किया शुगर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड से शुगर मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जुड़ा होता है। देखो बात ऐसा है ना, अगर मैं इस चीज को समझाने जाऊं तो ये जाएगा, एक चैप्टर है, चैप्टर की हमारी यूनिट है, उसके ऊपर मैंने आधे लेक्चर लेके उसमें छोड़ रखा है, अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो उधर देखने को मिलता है कि जो लिपिड होती है, सरफेस लिपिड होती है, तो सरफेस लिपिड से हम कुछ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम उधर देखेंगे, अभी इधर नहीं। बस इतना जान लो कि सर ये वाला ग्लूकोज नहीं है, ये वाला जो ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, ये वाला जो गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो ग्लूकोज गैलेक्टोज हम बात कर रहे हैं ना कि जुड़ा होता है कार्बन नंबर 1 से, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा एक कार्बोहाइड्रेट चेन जुड़ती है, ठीक है ना, आउटर सरफेस से, सेल के आउटर सरफेस से जुड़ती है। वही बोला जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ऑफ सर्टेन ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड डिफाइंस ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है जो जुड़ी होती है ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड से, वो ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है, एंड देयरफॉर डिटरमाइंस द टाइप ऑफ ब्लड दैट इंडिविजुअल कैन रिसीव इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा टाइप का वो ब्लड ले सकता है। अगर देखो, अगर मैं बात करूँ ब्लड टाइप कैसे पता चलती है, ये वो क्या होता है चीज़ें, तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना कि ब्लड सेल्स में जो सरफेस पे होते हैं, जो लिपिड होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन की सरफेस पे ऑब्वियस सी बात है मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है, तो उन लिपिड से कुछ कार्बोहाइड्रेट आके जोड़ते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा इस चीज़ के बारे में, नहीं तो मैंने, अरे याद नहीं आ रहा अभी क्या था वो, अ, मैंने जस्ट अभी इसको स्टॉप कर रखा है, मुझे है अभी उसकी
हेडिंग याद नहीं आ रही, क्या क्या यूनिट था वो। छोड़ो, बाद में देखेंगे। हम बात करते हैं अभी गैंग्लियोसाइट्स की, ठीक है ना। सिग्नल सिग्नल कुछ तो अजीब सा नाम था, सिंपल सा नाम है, अभी क्यों नहीं याद आ रहा, इतना बड़ा सिंपल सा नाम है। वेट, हाँ, तो वो था प्रोटीन ट्रैफिकिंग। तो प्रोटीन ट्रैफिकिंग में हम बात करते हैं इस चीज़ की कि जो मेम्ब्रेनस लिपिड है उसके ऊपर आके हमारे पास जुड़ जाती है कार्बोहाइड्रेट, और वो कैसे सिग्नल मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, ठीक है ना, एक्टिव साइट रिकग्निशन साइट की तरह काम करते हैं। उधर डिटेल में बताया गया पूरा प्रोसेस है। और 3 यूनिट इसी के बारे में, प्रोटीन ट्रैफिकिंग 1, प्रोटीन ट्रैफिकिंग 2, प्रोटीन ट्रैफिकिंग 3, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, बात करते हैं हम गैंग्लियोसाइट्स की। They are the most complex sphingolipid that contain an oligosaccharide and one or more residue of N-acetylnuraminic acid, ठीक है ना, एसियलिक एसिड। तो क्या होता है, अ, ये इनमें हमें एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ठीक है ना, आप सियालिक एसिड बोल लो, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, दोनों सेम ही है, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है। तो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड देखने को मिलता है और ओलिगोसैकेराइड देखने को मिलता है, जो अटैच ऐसे रहता है हमारे पास किससे, स्फिंगोलिपिड से। सॉरी 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 सॉरी, ऑब्वियस सी बात है स्फिंगोलिपिड नहीं होगा, स्फिंगोसिन। मैं बार बार स्फिंगोसिन को स्फिंगोलिपिड बोलते हैं, सॉरी, उसके उस चीज़ के लिए माफ करना। अ, ये हमारे जुड़ रहेगा स्फिंगोसिन से, ठीक है ना। स्फिंगोसिन बोलो, सेरेमाइड बोलो, ठीक है ना, यूसिटिमाइड तो इसका क्या है, पेरेंट है। तो हम वैसे तो स्फिंगोसिन से लेके चलते हैं, ठीक है। छोड़ो, प्रेजेंस ऑफ सियालिक एसिड गिव्स गैंग्लियोसाइट्स नेगेटिव चार्ज एट पीएच 7 पे कैसा रहता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, क्यों, सियालिक एसिड की वजह से। That distinguishes them from neutral glycolipid. न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड और अगर गैंग्लियोसाइट्स है तो इन दोनों में आप डिफरेंस पता कर सकते हो, क्योंकि पीएच बराबर 7 पीएच पे जो हमारे पास गैंग्लियोसाइट्स हैं ये कैसे रहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। अगर इसमें गैंग्लियोसाइट्स का दे रखा है, देखो गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है ना, सेम चीज़ है, इधर भी हमारे पास फैटी रेसिड्यू देखने को मिल रहा है, बस हमने क्या किया, ये कुछ अलग अजीबो-गरीब से कॉम्प्लेक्स बोल भी रखा है कि सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यही है, और आपको अब समझ में भी आ रहा होगा, हाँ भाई क्यों बोला इसको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। सियालिक एसिड रेसिड्यू आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड रेसिड्यू भी आपको दिख रहा है, तो अब आप समझ रहे हो हाँ हमने इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला इतना। बाकी सब तो ठीक है, थोड़े बहुत दिखने में अच्छे लग रहे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा बकवास लग रहा है। हमें ज़्यादा नहीं जानना, हमें याद रखना कि ये एक स्फिंगोसिन मॉलिक्यूल है, एक स्फिंगोसिन, स्फिंगोसिन बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब हम स्फिंगोसिन बोलते हैं ना, तो हम इस फैटी एसिड को कंसीडर नहीं करते। जब आप स्फिंगोसिन बोलो तो फैटी एसिड को भी बोलो। अगर आप स्फिंगोसिन यूज़ करो तो बोलो कि जो अमीनो ग्रुप है वहाँ से एक फैटी एसिड जोड़ना है, ठीक है ना। जो आप डायरेक्ट सिरेमाइड यूज़ करो, तो हमने सिरेमाइड लिया, सिरेमाइड से सिरेमाइड के कार्बन नंबर 1 पे हमने क्या ऐड कर दिया, एक ओलिगोसैकेराइड, और उसी ओलिगोसैकेराइड से जुड़ा हुआ है सियालिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ सिलिक एसिड की वजह से ये नेगेटिव पीएच बराबर 7 पे ये कैसा रहता है, नेगेटिवली चार्ज। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिलिक एसिड रेसिड्यू, ठीक है, गैंग्लियोसाइट्स आर असाइंड डिफरेंट सीरीज, कि कितने सिलिक एसिड रेसिड्यू प्रेजेंट है, गैंग्लियोसाइट्स को डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में बांट दिया गया है। गैंग्लियोसाइट्स विद 1, 2, 3 और 4 सिलिक एसिड रेसिड्यू बिलोंग्स टू जी एम जी एम मोनो जी मोनो, ठीक है ना, ऐसा बोलो, जीएम बोलो, जीएम बोलो, या तो ये चीज बोलो, एम मोनो बोल लो, ठीक है ना। गैंग्लियोसाइड मोनो, गैंग्लियोसाइड डाई, गैंग्लियोसाइड ट्राई, गैंग्लियोसाइड क्वाड्रा, क्वाड्रा, ठीक है ना। यहाँ पे गैंग्लियोसाइड मोनो बता रहा है कि यहाँ पे एक सियालिक एसिड है, गैंग्लियोसाइड डाई दो सियालिक एसिड, गैंग्लियोसाइड ट्राई, ठीक है, क्या, तीन सियालिक एसिड, एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, इसके हिसाब से हम बता देंगे। They are concentrated. They are concentrated on the cell surface where
दे एक्ट एज पॉइंट ऑफ रिकग्निशन फॉर नेबरिंग सेल को पहचानने के लिए ये एक पॉइंट कहाँ पे रहते हैं, सेल सरफेस पे रहते हैं, जो हेल्प करते हैं नेबरिंग सेल को पहचानने में, ऐसा आप बोल सकते हो। और एक्स्ट्रा सेलुलर मोलिक्यूल को पहचानने के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है ना। नेबरिंग सेल को पहचानने में हेल्प करते हैं, तो सेल की मेम्ब्रेन में होती है, आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर सरफेस पे मेम्ब्रेन तो एक ही होती है सेल की, दो तो होती नहीं है, ठीक है ना, आउटर सरफेस पे। हाउएवर स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ मैनी स्फिंगोलिपिड आर नॉट नोन, ठीक है ना। क्या स्पेसिफिक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं वो अब तक हमें अभी पता नहीं चला है। एंड दे आर द टॉपिक ऑफ करंट रिसर्च, अभी रिसर्च चल रही है इस चीज़ पे कि हाँ भाई बताओ, पता चले कि क्या काम, क्या स्पेसिफिक क्या कर रहे हैं ये, ठीक है ना, बाय मेनी रिसर्चर्स। फिगर 10.8 shows different membranes of GM series, हमें नहीं जानना इस चीज़ को, ठीक है। नेम 3 classes of sphingolipid and their polar head group। हाँ 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 हाँ, स्फिंगोलिपिड की तीनों क्लासेस को बताना है, उनके पोलर हेड ग्रुप को बताना है। तो तीन क्लासेस तो ये रहेगी हमारी, स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगो सॉरी ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड, एंड हमारा तीसरा गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है ना। तो पहले वाले में तो हमने देखा था कि कार्बन नंबर पे आगे कौन जुड़ता है, फोस्फोकोलिन, ठीक है ना, फोस्फोकोलिन। दूसरे वाले केस के लिए हमने क्या देखा था कि इससे जुड़ता था शुगर मॉलिक्यूल, एक या एक से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल आके जुड़ सकता था, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ठीक है ना। तीसरे वाले में हमने क्या देखा, हेड पे कौन है, एक तो हमारे पास ओलिगोसैकेराइड, ठीक है ना। ओलिगोसैकेराइड बोलो, आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है ना। आप ओलिगोसैकेराइड रेसिड्यू बोल लो, ठीक है, और आप बोल लो एक सियालिक एसिड, ये है इसका पोलर हेड, ठीक है, सिंपल सा है। चलो, तो अभी समय थोड़ा सा है तो हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोल्स की। These are the cyclic lipid which lack fatty acid chain। इधर तो फैटी चेन ही नहीं देखने को मिलती, अब तक हम कम से कम फैटी एसिड चेन तो देखने को मिल रहा था, ठीक है। एंड देयरफॉर आर नॉन स्पोनिफिएबल, ऑब्वियस सी बात है ये नॉन स्पोनिफिएबल होंगे, इधर तो फैटी एसिड ही नहीं है, ठीक है ना। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड बाय हीटिंग विद अल्कली टू यील्ड सोप, ठीक है, आप इसको हाइड्रोलाइज करके सोप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, इधर तो आपको फैटी एसिड ही नहीं देखने को मिल रहा, तो आप कहाँ से सोप मॉलिक्यूल बनाओगे। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम 4 फ्यूज्ड एंड फुल्ली सैचुरेटेड रिंग, चार आपको रिंग दिख रहा है इधर, जो कि फुल्ली सैचुरेटेड है, ठीक है ना, डबल बॉन्ड इधर देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, ये चार रिंग फ्यूज हो चुकी है, ठीक है। और हमें नाम क्या देखने को मिलता है इनका, साइक्लो साइक्लो पेंटेनो पर हाइड्रो फिनेंथ्रीन, ठीक है ना, फिनेंथ्रीन। और इसको आप स्टेरेन भी बोल सकते हो, ठीक है ना, स्टेरेन। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग, तीन आपको दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन, एक दो तीन, ये तीनों रिंग जो है साइक्लोहेक्सेन है, 6 मेंबर वाले, ठीक है। रिंग ABC इज साइक्लोहेक्सेन फ्यूज्ड इन नॉन लीनियर मैनर, ठीक है ना, लीनियरली ये फ्यूज नहीं है, ठीक है ना। लीनियरली होते तो एक इधर तो दूसरा इधर तो तीसरा इधर होता ना, वो तो थोड़ा ऊपर है, ठीक है। नॉन लीनियर मैनर में ये फ्यूज है, और फिनेंथ्रीन मैनर बोल सकते हैं, फिनेंथ्रीन का जो मॉलिक्यूल दिखता है वो ऐसा कुछ दिखता है, देखो एक रिंग इधर होता है तो एक रिंग इधर, तो और एक तीसरा रिंग ऐसा होता है, तो फिनेंथ्रीन मैनर में ये क्या होते हैं, फ्यूज रहते हैं तीन रिंग, ठीक है। एंड एक टर्मिनल साइक्लोपेंटेन, एक 5 कार्बन वाला रिंग है जो सबसे लास्ट में है, डी वाला। द स्टेरेन nucleus along with the conventional numbering of the carbon atoms is known as is shown in the figure 10.9। तो आपको इनका नंबरिंग दिखा दिया है, कार्बन का नंबरिंग दिखाया गया है, और कुछ नहीं है इधर खास। 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 9 10
ठीक है, इसको 8 दिया गया, ठीक है। Molecule containing स्टेरेन रिंग आर नोन एज स्टेरॉइड। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हमें ये रिंग देखने को मिलता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमें ये रिंग देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर ऑफन रेफर्ड एज एस्टेरोल्स। ठीक है ना, तो स्टेरॉइड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो, ठीक है ना, स्टेरॉइड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो उन्हीं को हम स्टेरॉल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो स्टेरॉइड जिनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हो उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स। One of the common known sterol is cholesterol, which is an important constituent of many biological membranes। आप जानते हो कोलेस्ट्रॉल बहुत सारे मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है हमें। अगर कोलेस्ट्रॉल का इमेज दिखा रखा हो तो ये रहा, तो आप यहाँ पे चेक करो, ये देखो OH, ठीक है, ये आपको रिंग देखने को मिल रही है, 4 रिंग जो फ्यूज्ड है। ठीक है ना, हमने बोला कि स्टेरेन रिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर स्टेरेन रिंग में, ठीक है ना, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में, पहली बात, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में ये रिंग देखने को मिल रही है, स्टेरेन रिंग देखने को मिल रही है, तो हम बोलेंगे कि वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, और साथ ही साथ अगर इस रिंग के साथ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो हम उसको एस्ट्रोल्स बोलते हैं। तो हाँ, जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है उधर आपको ये रिंग देखने को मिल रही है, ठीक है ना, और OH ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। बाकी ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। ठीक है ना, ये जो पोलर हेड हो गया ना इसका, OH। कोलेस्ट्रॉल इस 27 कार्बन का मौलिक कंपाउंड होता है, ड्राइव फ्रॉम स्टेरेन, स्टेरेन से इसको ड्राइव किया जाता है। ठीक है ना, ये तो आप देख ही रहे हो स्टेरेन। ठीक है, स्टेरेन में एक OH लगा और बाकी एक इधर ये वाली ग्रुप लगा, बस हो गया। With molecular formula C27H45 or OH. You may be quite familiar with this name, as a high level of cholesterol in blood uh, are widely associated with the cardiovascular disease। ये नाम बहुत फेमिलियर है, ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल बहुत सुना होगा आपने। इस कोलेस्ट्रॉल का संबंध है हमारे पास किससे, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से। ठीक है, दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोलेस्ट्रॉल कंस्टिट्यूट दी पोलर हेड को क्रिएट करता है ये। ठीक है, बाकी दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, द रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन क्या, हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये सारे, ये पूरा, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है ही नहीं, कोई पोलर ग्रुप इधर कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये पूरा पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, मेकिंग इट वीकली एम्फीफैटिक। ठीक है ना, एक एम्फीफैटिक बोलोगे, हाँ चलो पोलर हेड है, नॉन पोलर पार्ट भी है, पोलर पार्ट भी, बट देखो पोलर पार्ट देखो ना कितना सा है, ये छोटा सा OH है पोलर पार्ट, और ये पूरी बॉडी इसकी नॉन पोलर। तो ये एक अच्छा एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है ना, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल अच्छा कब होता है, जब उसका पोलर पार्ट और नॉन पोलर पार्ट थोड़ा दोनों कंपेरेबल हो। ठीक है, तो समझ पा रहे हो जो मैं क्या बोलने का चाह रहा हूँ, कि इसको हम वीक क्यों बोल रहे हैं, वीकली एम्फीफैटिक। स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज शोन इन, हाँ देख लिया हमने। It is quite evident from figure 10.10 that cholesterol is a bulky rigid structure, bulky है, rigid है, as compared to other hydrophobic membranous lipid। बाकी हमने देखे ये कुछ ज़्यादा ही बल्कि है और रिजिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है ना, देयरफॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर तो है ही है, ऊपर से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर फ्यूज्ड है। Therefore, it tends to disrupt the regular packaging of fatty acid tail in the membrane structure। जब ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है तो जो फैटी एसिड का जो टेल है, बाकी जो मेम्ब्रेन लिपिड है उनके जो फैटी एसिड का टेल्स हैं, उनका आपस में सही से पैकेजिंग नहीं हो पाता इनके कारण। इट टेंड टू डिस्टर्ब द रेगुलर पैकेजिंग ऑफ फैटी एसिड टेल इन द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इमेजिन करो कोई भी एक मेम्ब्रेन जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो बाकी के जो मेम्ब्रेन, बाकी के जो लिपिड्स हैं उनके जो टेल्स हैं वो अच्छे से पैक रहेंगे। ठीक, बट जैसे ये बीच में आएगा ये डिस्टर्ब कर देगा उस चीज़ को। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कोलेस्ट्रॉल हैज क्वाइट एन इम्पैक्ट ऑन द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे ये इम्पैक्ट डालता है।
as cholesterol constitute 25 or more of the total lipid content in some of the membrane. कुछ कुछ membrane में तो ये 25% से ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। It is primarily an animal fat as it is absent in plants. ये plant में absent होता है, ठीक है। Animals में भी पाया जाता है, ठीक। It is not only an important component of cell membranes and plasma lipoprotein बट ऑल्सो दी प्रिकर्सर ऑफ मेनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट स्टेरॉइड। बहुत सारे स्टेरॉइड के लिए ये एज ए प्रिकर्सर काम करता है। मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। लाइपोप्रोटीन से भी जुड़ा रहता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं उनसे भी जुड़ा होता है, ठीक है। सच एज बाइल एसिड के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। एंड वेरियस स्टेरॉइडल हार्मोन के लिए ये एज ए प्रिकर्सर काम करता है, ठीक है। इट इज द मेन स्ट्रोल इन हायर एनिमल्स में। ये जो एनिमल्स में जो स्ट्रोल है होता है, तो उनमें से सबसे ज्यादा मेजर कौन सा है हमारा, यही कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल इज एन एस्ट्रोल, हमें पता है कोलेस्ट्रॉल इज ए एस्ट्रोल। तो हायर एनिमल्स में ये मेजर स्ट्रोल है हमारे शरीर में, ठीक है। एंड इज स्पेशली अबंडेंट इन नर्व टिश्यू में बोजा पाया जाता है, ठीक है ना। गैल स्टोन्स बेसिकली ये क्या होता है, गैल स्टोन्स ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ही होता है, ठीक है ना। ये गॉल ब्लैडर में पाया जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल ही है, ठीक है ना। मेजर ये कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, बाकी और भी पार्ट होते हैं। इट अकर्स इधर फ्री फॉर्म में रह सकता है और एज फैटी एस्टर्स, फैटी एसिड से जुड़ के ये एस्टर फॉर्म करता है, ठीक है ना। फैटी एसिड से जुड़ा रह सकता है ये, तो ये फ्री फॉर्म में रह सकता है एनिमल सेल में। जब ये फ्री फॉर्म में रहता है तो ये अच्छे से मूव कर पाएगा, ठीक है ना। जब ये जुड़ जाएगा, क्या नाम है, फैटी एसिड से, तो ये ज़्यादा हाइड्रोफोबिक हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा पोलर हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो। वैसे तो हमें जानना ही नहीं है ज़्यादा इसके आगे, ठीक है ना। इतना ही याद रखो कि हाँ ये फ्री फॉर्म में रह सकता है, जो कोलेस्ट्रॉल है वो फ्री फॉर्म में देखने को मिलता है, प्लस वो फैटी एसिड से जुड़ा भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। सिमिलर एस्ट्रोल एग्जिस्ट इन अदर यूकैरियोट्स, ठीक है। सेम टाइप के एस्ट्रोल अदर बाकी के यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलते हैं। लाइक ये देख लो, स्टिग्मेट स्टिग्मेस्ट्रोल इन प्लांट में देखने को मिलता है। अर्गोस्ट्रोल ये हमें फंजाई में देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये दोनों भी क्या है, एस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या है, एक एस्ट्रोल है। कोलेस्ट्रॉल भी एक एस्ट्रोल है, ये भी एक एस्ट्रोल है, और ये भी एक एस्ट्रोल है। ये एस्ट्रोल हमें प्लांट में देखने को मिलता है, ये एस्ट्रोल हमें फंजाई में देखने को मिलता है, और जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है। बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है वो एज ए एनिमल फैट आप बोल सकते हो। या, चलो अगले लेक्चर में बात करेंगे इसके बाद। कोलेस्ट्रॉल हैज नो इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एज इट हैज ए रेजिडुअल। बिल्कुल नहीं, कोलेस्ट्रॉल का मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी पे इफेक्ट होता है। चलो अगले लेक्चर में बात करेंगे इससे आगे। बाय।